अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मेन टॉपिक्स, और उर्दू में इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमालात या मखसूस इस्तेमालात हम इसको बोलेंगे। तो सबसे पहला हम इसको टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री पर बेस है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या ज़रूरत होना है, मतलब ज़रूरत की कौन कौन सी चीज़ें लगने वाली हैं इसको, ये टॉपिक को सॉल्व करने के लिए। तो अब मैं एक सरासरी अंदाज में यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, जब कभी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे कायम मुसल्लस आना ज़रूरी है, या तो फिर हम राइट ट्रायंगल आना ज़रूरी है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ हमारे राइट ट्रायंगल पर बसे हुए हैं, इसी पर पूरे सवाल ठहरा हुआ है, या ट्रिग्नोमेट्री पूरा इसी पर ठहरा है। तो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेस इसी पर है, इसी पर पूरा मुनसर है। तो सबसे पहला हमको ये इसके बारे में जानकारी ज़रूरी होना है कि अगर मैं इस अपोजिट साइड किसे कहते हैं, मुच्चिला ज़िला किसे कहते हैं, एडजेसेंट किसे कहते हैं, हाइपोटेनस किसे कहते हैं। अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ तो ये मेरा अपोजिट हो जाता है, और ये मेरा एडजेसेंट हो जाता है, और ये मेरा हाइपोटेनस होता है। तो उर्दू में इसको बोलते हैं मुकाबिल बोलेंगे, और फिर इसे हम बोलेंगे मुत्सिला बोलेंगे, और इसे हम बोलेंगे वितर बोलेंगे। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रखना है, और साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, मुकाबिल बटे वितर होती है, कॉस थीटा A/H होती है, मुत्सिला ज़िला बटे वितर होती है, फिर बाद में टैन थीटा मुकाबिल ज़िला बटे मुत्सिला ज़िला होती है। अगर ये तमाम चीज़ें आपको याद है, और साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री को, और जैसे कि वहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा वो टेबल अगर आप जानते हैं, मखसूस ज़ाविया अगर आप जानते हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इस्तेमालात में तमाम चीज़ें आपको मदद देंगी। तो सबसे पहला यहाँ पे ये मदद देगा, इसके रेशियोज़, और फिर बाद में कुछ मखसूस ज़ाविये यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमालात में आएंगे। इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आपको पता है तो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है लाइन ऑफ साइट के बारे में मालूम करना है। लाइन ऑफ साइट, तो इसे हम उर्दू में बोलते हैं बसरी खत, जिसे बोलते हैं। ये बसरी खत क्या है, यानी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, या हम कुछ मखसूस, मतलब खुद हमें माने भी लाइन है कि यहाँ पे ऐसी कोई लाइन नहीं रहती है, हमको नहीं दिखती निगाह के सामने, कि ऐसे कोई भी खत नहीं दिखता है। जस्ट हम इमेजिनरी करते हैं कि ये सीधी लाइन है, ये एकदम सीधी लाइन है, तो उसी को हम बोलते हैं बसरी खत बोलते हैं। ठीक है। निगाह के एकदम सामने जो खत खींची जाती है उसी को हम बसरी खत कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइन है, ये आपको कभी भी नहीं दिखेगी। अगर आप देख रहे हैं आँखों से तो समझ रहे होंगे कि सर ये लाइन आपको, हमना को नहीं दिख रही, सर आपको कैसा दिख रही बोल के, ये जस्ट इमेजिनरी लाइन है। तो इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, तो बसरी खत इसी को बोलते हैं। फिर हम दूसरा जो इसमें डेफिनेशन आता है वो आता है एंगल ऑफ एलिवेशंस, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे क्या होता है, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन तो उर्दू में इसे बोलते हैं ज़ाविया इर्तिफा बोलते हैं, ज़ाविया इर्तिफा। तो ज़ाविया इर्तिफा या एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहता है, ये निगाह है, ये आँख है, इसके सामने कौन सी लाइन होती है, बसरी खत आराम से होती है, इसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं। अगर ये बसरी खत के ऊपर कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको देखते हैं, तो बसरी खत के ऊपर कोई चीज़ अगर उसको देखते हैं तो वहाँ पे एक ज़ाविया बनता है। तो इसी ज़ाविया को हम क्या बोलते हैं, ज़ाविया इर्तिफा बोलते हैं, ज़ाविया इर्तिफा, एंगल ऑफ एलिवेशन इसे बोलते हैं। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई परिंदा जा रहा है, परिंदा यहाँ पे उड़ रहा है, ऐसा इस तरीके से परिंदा जा रहा है, आप उसको देखते हैं, तो यहाँ पे एक ज़ाविया बनता है। तो वो कौन सा ज़ाविया कहलाता है, ज़ाविया इर्तिफा कहलाता है, इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक एरोप्लेन जा रहा है, अगर आप सर उठाकर देखते हैं तो वहाँ पे एक ज़ाविया बनता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन यानी अगर आप निगाह उठाकर ऊपर देखते हैं कोई भी चीज़ को, तो वहाँ पे कौन सा ज़ाविया बनता है, ज़ाविया इर्तिफा बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे 15 अगस्त या 26 जनवरी के वक्त आप झंडे को सलामी दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप झंडे को गौर से देख रहे हैं, ऊपर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो ज़ाविया बनता है, ये मेरी बसरी खत होगी, लाइन ऑफ साइट हो गई। तो यहाँ पे निगाह उठाकर हम जो झंडे को सलामी देते हैं, तो यहाँ पे जो ज़ाविया बनता है तो इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं।
अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ज़ाविया झुकाव की। तो ज़ाविया झुकाव किसे कहते हैं? वही सेम टू सेम एंगल ऑफ जिसे हम इर्तिफा कहें ना, तो वैसा ही ये ज़ाविया झुकाव आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बसरी खत निकालेंगे, लाइन ऑफ साइट निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। वही चीज़ अगर हम यहाँ पे नीचे देखते हैं तो नीचे देखने से हमारी निगाहें झुक जाती है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे ज़ाविया झुकाव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ज़ाविया बनता है वो ज़ाविया झुकाव यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनता है। मतलब लाइन ऑफ साइट बसरी खत के नीचे जितने भी हम चीज़ें देखते हैं तो तमाम चीज़ें क्या होता है, और तमाम चीज़ों का जो ज़ाविया बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ज़ाविया झुकाव बनता है। कब? जब हमारा बसरी खत के जब हम नीचे देखते हैं। अगर बसरी खत के ऊपर देखते हैं या यहाँ पर कहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा ज़ाविया बनता है पता? यहाँ पे जो ज़ाविया बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ज़ाविया इर्तिफा। इसे हम उर्दू में बोलते हैं ज़ाविया इर्तिफा इसे उर्दू में बोलते हैं, और यहाँ पे ज़ाविया झुकाव इसे उर्दू में इस तरीके से बोलता है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई, ज़ाविया झुकाव और ज़ाविया इर्तिफा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जी, अगर आप किसी बिल्डिंग पर यहाँ पे रुके हुए हैं या ठहरे हुए हैं, और ये बिल्डिंग के ऊपर से यहाँ पे गाड़ी वगैरह आ रही है, अगर आप इसको यहाँ पे नीचे देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बसरी खत खींचना है। ठीक है, ये बसरी खत यानी लाइन ऑफ साइट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप इस गाड़ी को नीचे देखते हैं तो यहाँ पे जो ज़ाविया बनता है ना, ये ज़ाविया, तो यही ज़ाविया को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी ज़ाविया को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे एक बात का उसूल आप याद रखेंगे, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, वो यही मेरा थीटा होता है। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्री का एक उसूल यहाँ पे काम करता है। अगर आपके पास यहाँ पे दो मुतवाज़ी खतूत है या लाइन्स है या पैरेलल लाइन्स है, ये मेरा ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे ए एंगल की इक्वल होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो इफ़ इट इज़ टीटा देन इट इज़ आल्सो टीटा। अगर ये टीटा है तो ये भी मेरा टीटा होता है। इसे क्यों? क्योंकि मुतबादिल दाखिली ज़ाविया मसावी होते हैं। तो हूबहू यहाँ पर भी वही वैसा ही होता है। ये मेरी बसरी खत है और ये ग्राउंड है, ये मैदान है, दोनों यहाँ पे मुतवाज़ी होते हैं, और ये मेरा क्या है, ट्रांसवर्सल है, काता है। तो यहाँ पे जो टीटा बनता है वही टीटा यहाँ पे बनकर आता है। पूर्ण ओरल स्टोरी से हमें ये पता चल गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अगेन वहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है। मतलब ज़ाविया झुकाव वहाँ पे क्या होता है, ज़ाविया इर्तिफा में तब्दील हो जाता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि यहाँ पे ज़ाविया झुकाव का सिर्फ आप डायग्राम बनाना है, फिर हम इसे ज़ाविया इर्तिफा के तौर पर यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए और एक यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। एक बिल्डिंग है यहाँ पे और एक बड़ी बिल्डिंग है या टावर है। आप यहाँ पे एक बिल्डिंग की छोटी बिल्डिंग पर रुके हैं, अगर यहाँ से आप छत इसके टॉप पर देख रहे हैं तो ये हमारा बसरी खत है, ये लाइन ऑफ साइट है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि आप ऊपर देख रहे हैं। फिर वहीं अगर आप यहाँ नीचे देखते हैं, इसके बॉटम पर या इसके नीचे, तो यहाँ पे कौन सा ज़ाविया बनता है, यहाँ पे मैं लेता हूँ थोड़ी देर के लिए θ1, इसे θ2 लेता हूँ। यहाँ पे एंगल 2 बनता है, ज़ाविया दूसरा ज़ाविया बनता है। तो ये एंगल है मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, झुकाव ज़ाविया बनता है। तो यहाँ पे देखिए, इसी का ख्याल देखिए, यहाँ पे ये झुकाव ज़ाविया θ2 है, तो ये ज़ाविया भी कितना होता है, θ2 होता है। ये आपको उसका ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल हो जाता है और ये मेरे ट्रांसवर्सल हो जाता है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल सा इक्वल मुतबादिल दाखिली ज़ाविया यहाँ पे मसावी हो जाते हैं। तो लिहाजा बात यही बतानी थी, हम नाम के लिए हम एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे लिखते हैं, काम के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ज़ाविया इर्तिफा जी। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने की वजह से एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे जो होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन में तब्दील हो जाता है। ये नीचे वाला एंगल भी उतना ही होता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन याद रखना है, ज़ाविया इर्तिफा याद रखना है, और फिर बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन याद रखना है, ज़ाविया झुकाव याद रखना है। और इन दोनों चीज़ों को हम यूज़ करते हुए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स अब आपके सामने पेश किया जा रहा है जी। पहले एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरीके से है। तो सबसे पहला ये एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहला मैं आपकी स्क्रीन पर जो टेबल आ रहा है ना, तो आप उसको अच्छी तरीके से याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि
वो जो टेबल अगर आपको आया तो सभी यहाँ पे आंसर आते हैं। अगर आपको टेबल नहीं आया, रेशोज़ नहीं आए, तो समझना है कि आपको यहाँ पे दुश्वारी होगी आगे जाकर। तो चलिए यहाँ पे सवाल सॉल्व करते हैं। तो सवाल कुछ इस तरीके से है, ए बी सी ये ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया और यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अब मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे थीटा आने की वजह से ये क्या होता है, ये अपोजिट मुकाबिल होता है। फिर ये क्या होता है, यहाँ पे मुतसिला होता है और यहाँ पे ये भीतर हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस जी। ये तमाम चीज़ें मिलने के बाद आपको क्या दिया गया है, हाइपोटेनस भीतर दिया गया है। क्या मालूम करना है, मुतसिला मालूम करना है। क्या दिया गया है, भीतर दिया गया है। क्या मालूम करना है, मुतसिला मालूम करना है, एडजेसेंट मालूम करना है जी। अब हाइपोटेनस और एडजेसेंट, हाइपोटेनस और एडजेसेंट दोनों यहाँ पे रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो रखता है, मतलब भीतर और मुतसिला ज़ाविया ट्रिग्नोमेट्री का कौन से रिलेशन में आते हैं। अगर आप सोचेंगे तो वहाँ पे आपको एक अच्छा सा एक रेशियो निकल के आएगा, वो है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस हो जाती है। इसका मतलब मुतसिला जिला बटे वहाँ पे भीतर हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। एडजेसेंट यहाँ पे कितना है, x है, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है, 20 है, 20 जी। आप इसके अगर वैल्यू निकालेंगे, cos 30 की वैल्यू आपको पता चलता है √3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाती है, √3 डिवाइड बाय 2 होती है। फिर यहाँ पे x डिवाइड बाय 20 इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा यहाँ पे हो जाता है। तो फिर यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, ये डिवीज़न में है तो इसको यहाँ पे सेंड कीजिए। क्या होता है, 10√3 x होता है और x 10√3 मीटर यहाँ पे हो जाता है। तो ये x वैल्यू यहाँ पे निकल के थी। तो सिंपल एग्जांपल था यहाँ पे। चलिए ऐसा और एक सिंपल एग्जांपल अब हम करके देखेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए 45 डिग्री दिया गया है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है। x की वैल्यू मालूम करना है, 45 डिग्री दिया गया है और 4 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा अगर मैं लिया तो यहाँ पे ये क्या होता है, अपोजिट होता है और ये एडजेसेंट होता है। अपोजिट और एडजेसेंट कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के कौन सा रेशियो अपोजिट और एडजेसेंट रखता है, तो उसको लेंगे। तो आपको सभी को पता है वो टैन होता है। तो टैन थीटा को अपोजिट बाय एडजेसेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे एंगल दिया है टैन 45 डिग्री, तो अपोजिट यहाँ पे कितना है, अपोजिट यानी मुकाबिल यानी कितना है, x है, डिवाइड बाय एडजेसेंट यानी यहाँ पे कितना है, मुतसिला यहाँ पे 4 है, तो x बाय 4 हो जाता है। तो टैन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, x बाय 4 हो जाता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू मालूम करना है, तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कीजिए, डिवीज़न में यहाँ पे जाने से मल्टीप्लिकेशन होता है। सो x 4 1 जा 4, 4 1 4 होता है, तो 4 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाती है जी। यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे मुतसिला दिया था, यहाँ पे अपोजिट पूछ रहा था, मुकाबिल पूछ रहा था, तो वो भी वहाँ पे कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई। तो उसी तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री की तीनों रेशियोज बाय यूजिंग दिस एंगल, ये ज़ाविया को इस्तेमाल करते हुए ये जो तीनों जो हमारे ज़िले हैं उसको आप आराम से मालूम कर सकते हैं जी। ये थी हमारी दूसरी मिसाल। अब हम क्या करेंगे, तीसरी मिसाल की तरफ बढ़ेंगे। तीसरी मिसाल कुछ इस तरीके से है, देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे 60 डिग्री है और ये 10 फीट दिया है, 10 फीट दिया, और यहाँ पे पूछ रहा है x की वैल्यू जी, x की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है जी। देखिए यहाँ पे आप गौर करेंगे तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के सामने वाला मेरा हाइपोटेनस हो जाता है, और ये थीटा है, थीटा के सामने वाला अपोजिट होता था, और फिर जो बचता है वो एडजेसेंट हो जाता है जी। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, x की वैल्यू निकालना है। x आपको क्या है, x यानी यहाँ पे हाइपोटेनस भीतर है, भीतर और अपोजिट कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे भीतर और मुकाबिल रखता है, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें हाइपोटेनस और अपोजिट आता है। तो आप सभी को मालूम होगा वो है साइन। साइन के अंदर क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस हो जाता है, अपोजिट बाय
हाइपोटेनस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा की जगह यहाँ पे क्या रखना है, 60 डिग्री रखना है। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट यहाँ पे कितना होता है 10 डिवाइड बाय हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे एक्स है, एक्स रखना है। तो साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2 हो जाती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, सो 10/x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 इंटू एक्स √3x होता है, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 10 20 होता है। सो x की वैल्यू यहाँ पे आपको निकल के आती है, सो 20 डिवाइड बाय √3। इस तरीके से आपको ये वैल्यू निकल के आती है। सेंटीमीटर या फीट या क्या है वहाँ पे इसकी यूनिट आपको रखना है। यहाँ पे फीट है तो हम फीट रखेंगे। तो ये तमाम जो हम बेसिक सवालात यहाँ पे कर रहे हैं, वो ऐसे सवालात अब आगे जो बड़े बड़े जो सवालात आने वाले हैं उसका एक हिस्सा बनने वाले हैं, उसमें आने वाले हैं। उसमें अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो वो तमाम चीज़ें आपको आसान लगेंगे जब ये आपको अच्छी तरीके से आ जाता है। अगर ये अच्छी तरीके से आ गया, समझ लीजिए वो भी अच्छी तरीके से आपको आएगा। जो मैं समझता हूँ ये 3 जो बेसिक एग्जाम्पल थे वो तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक टीटी में क्वेश्चन पेपर में, एक टीटी के क्वेश्चन पेपर में कि किस तरीके से एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये सीटी में भी एक बार आया था और टीटी में भी आया है। यहाँ पे एक जाविया दिया है, एंगल दिया है 30 डिग्री, और यहाँ पे ए बताया गया है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, मुस्ततिल है। एक यहाँ पे मुस्ततिल है, ए बी सी डी एक मुस्ततिल है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलेंगे। और यहाँ पे एक साइड दिया है 3 सेंटीमीटर, एक साइड दिया है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, डी सी यहाँ पे इसकी कीमत बताओ बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको जब कभी मुस्ततिल बोलेंगे आपको याद होना है कि मुस्ततिल यानी रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है। हर एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो ए भी 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। तो अब आपको करना क्या है बताइए, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है तो एक ट्रायंगल लेना है। इसमें एक ट्रायंगल मिलता है, देखिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो ये हो गया मेरा ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री और ये 3 सेंटीमीटर। हाँ, तो अब इससे क्या होगा सर, उससे हम ये वैल्यू निकालेंगे, ए साइड निकालेंगे। क्यों सर, इसका एक राज आगे आपको निकल कर आता है। तो यहाँ पे एंगल दिया गया है 30 डिग्री जी। तो 30 डिग्री यहाँ पे देने के बाद आप क्या करेंगे, 30 डिग्री की मदद से आपको यहाँ पे ये जो साइड बनता है वो अपोजिट हो जाता है, और ये जो होता है एडजेसेंट होता है। इसे उर्दू में बोलते हैं मुकाबिल बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं मुतसिला बोलते हैं। तो और मुकाबिल और मुतसिला की जोड़ी कौन सी ट्रिग्नोमेट्री देती है बताइए, तो वो होता है मेरा टैन। अपोजिट और एडजेसेंट कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आते हैं, टैन में आते हैं। तो टैन थीटा के बदले यहाँ पे क्या दिया गया 30 डिग्री दिया गया है। तो टैन 30 यहाँ पे रखना है। तो टैन 30 अपोजिट यहाँ पे कितना है 3 है, एडजेसेंट की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे क्या रखेंगे ए बी ही रखेंगे, ए बी ही रखेंगे। तो टैन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 इज इक्वल टू 3/3 ए बी। यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ए बी की वैल्यू निकालना। तो ए बी 1 जा ए बी होता है, ए बी एक ए बी होता है, इज इक्वल टू 3 इंटू √3 क्या होता है 3√3 होता है। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे क्या करना है, सेंटीमीटर की अलामत आपको देना है, यूनिट सेंटीमीटर लिखना है। तो यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू हो गई कितनी हो गई 3√3 हो गई, 3√3 हो गई। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या बता रहे थे, ए बी सी डी यहाँ पे एक मुस्ततिल है। तो मुस्ततिल की तारीफ किया होगी जिसकी मुकाबिल के ज़िले अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये भी कितना होता है 3√3 हो जाता है। तो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री सो वी कैन फाइंड द एक्स वैल्यू, वी कैन फाइंड द एनी साइड ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमाल से ये मुकाबिल ज़िला हमने मालूम कर लिया है। तो ये सवाल टीटी के क्वेश्चन पेपर में आया था। अब हम क्या करेंगे, इसी ट्रिग्नोमेट्री को हम थोड़ा और बढ़ाएंगे और थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम चलाएंगे और थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। तो ये था हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट वन वीडियो। अब आपके सामने पार्ट 2 वीडियो ज़रूर हम लेकर आएंगे आपके सामने। तो जब तक के लिए
पार्ट 2 वीडियोस आने तक आप क्या करेंगे, जो जो यहाँ पे बेसिक आपको बताया गया है वो तमाम बेसिक को आप याद रखेंगे, और जो जो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस किए गए हैं उसको आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पार्ट 2 की जब वीडियोस आएंगे वहाँ पे जो हमारे डायग्राम्स होंगे वो थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल होंगे, इतने आसान डायग्राम नहीं होंगे। एक डायग्राम में 2-3 डायग्राम वहाँ पे मिलकर आएंगे, तो लिहाजा अगर एक छोटे डायग्राम आपको अच्छी तरीके से समझ में आते हैं तो मैं समझता हूँ बड़े डायग्राम में भी उतनी मुश्किल आपको नहीं होगी। तो ये था हमारा इसका ट्रिग्नोमेट्री का, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थोड़ी डिफरेंट एग्जाम्पल्स के। जी।